ठीक है, तो हम अगर लास्ट क्लास की बात करें तो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, और फंक्शंस में हमने सबसे पहले उसका सिंटैक्स पढ़ा था, और सिंटैक्स के बाद हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि फंक्शंस की लाइफ साइकिल क्या होता है, कि मतलब वो कब लोड होते हैं, और हमने ये चीज़ देखी थी कि फंक्शंस हमेशा सबसे पहले लोड होता है। सही, इसका मतलब है कि आप फंक्शन नीचे लिखें या ऊपर लिखें, वो रीड पहले फंक्शन ही करेगा। मतलब वेरिएबल के नाम से पहले भी वो क्या रीड कर लेता है, फंक्शन। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने फंक्शन कहीं भी लिखा है और आप उसको कहीं भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आपके पास ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने फंक्शन ऊपर ही बनाना है तो नीचे आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेरिएबल्स में होता है। अगर आप वेरिएबल ऊपर बनाएंगे तो आप नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपको अनडिफाइंड का एरर आता है। लेकिन ये चीज़ फंक्शंस में नहीं है। फंक्शंस बहुत आसान है कि आप इसको कहीं भी बना लें और उसका एग्जीक्यूट करवा लें तो आपका वो काम चल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम फंक्शंस को डेटा कैसे पास करते हैं। अब फंक्शंस को डेटा पास करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते थे, एक ग्लोबल और एक लोकल। ग्लोबल कौन से वेरिएबल होते थे, जो फंक्शन से बाहर होते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी है कि वो फंक्शन के अंदर भी मौजूद होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। मतलब आप उनको अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंदर इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका क्या है कि उस वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले वार ना लगाओ। अगर आप वार नहीं लगाते तो आप बेसिकली क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप वार लगाते हो तो आप कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल फंक्शन से बाहर मौजूद नहीं होता, फंक्शन से बाहर वो आ ही नहीं सकता, उसका कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि पैरामीटर्स। अब क्योंकि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो फंक्शन से बाहर अवेलेबल नहीं होते, और ग्लोबल वेरिएबल का हम इस्तेमाल कम से कम करते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने एक ही ग्लोबल वेरिएबल को 5-6 जगहों पे बदल दिया, अब उससे मसला क्या होगा कि वो एक वेरिएबल 10 जगह इस्तेमाल हुआ है। अब एक जगह उसको स्ट्रिंग चाहिए, एक जगह उसको नंबर चाहिए, तो आपने पहले स्ट्रिंग को बदल के नंबर नहीं किया, तो जब जहाँ पे नंबर चाहिए था वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, नंबर, लेकिन उसको क्या मिल गया, आपको स्ट्रिंग मिल गया। तो हम ग्लोबल वेरिएबल से थोड़ा सा दूर भागते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल ना आए, और उसकी सिंपल सी वजह यही है, आसान हो जाए। सही, तो हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स की, और पैरामीटर सिंपली क्या होते हैं कि फंक्शंस को जब आपको कोई डेटा पास करना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर सिंपल क्या होता है, आपका एक वेरिएबल होता है, सिंपल एक वेरिएबल होता है, लेकिन वो वेरिएबल कहाँ पे लिखा जाता है, इन पैरेंथेसिस के बीच में, इन ब्रैकेट्स के बीच में। जब इन ब्रैकेट्स के बीच में आप कोई वेरिएबल लिखते हो तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। उसका सिंपल काम ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया my num, let's say, अब मैंने यहाँ पे my num लिखा और नीचे कहीं पे भी my num इस्तेमाल हो रहा है, तो बेसिकली फंक्शन समझ जाता है कि ये जो my num है इसकी वैल्यू कौन देगा, आप दोगे जब ये फंक्शन चलाओगे, आप जब ये फंक्शन आप एग्जीक्यूट करवाओगे। इसका सिंपल एक हल क्या था कि हम अगर इंस्पेक्ट में जाएं और हम लोग कंसोल पे आएँ और आप कोई भी फंक्शन बना लें, क्विकली आप फंक्शन बनाएं, नेम पेरेंट्स बनाएं, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें कि भाई यहाँ पे मुझे मिलेगा डेटा, सही, और आपको मिलेगा console.log डेटा। एक बहुत सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया है जो सिर्फ क्या रिसीव करता है, डेटा। ये रिसीव करता है, ये आप गौर कीजिएगा, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि रिसीव करता है, क्योंकि एक पैरामीटर्स वाकई ही एक डेटा पहुँचाने का तरीका है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली रिसीविंग वेरिएबल है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन आपने बना तो लिया, अब इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के लिए पहले क्या लिखना पड़ता है, उस फंक्शन का नाम, और उसके आगे क्या लगाना होता है, ब्रैकेट। अब जब आप यहाँ पे लिखें, ये एरो यहाँ पे पहुँचाएंगे, तो इस कंसोल का एक खास बात होती है कि ये आपको बताता है कि ये फंक्शन चलाने के लिए आपको क्या पास करना है, डेटा पास करना है, क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी है, इसके बगैर ये फंक्शन नहीं चल सकता, क्योंकि ये डेटा आपने फंक्शन बनाते वक्त मांगा है। अगर ये चीज़ मांगी है तो उसको सप्लाई करना भी आपका काम है, सही है। जाहिर सी बात है, एक जगह पे रिसीव हो रही है चीज़ और सप्लाई तो होनी चाहिए,
वरना फिर आपका प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमने लेट्स से किया टेस्ट और हमने इसको चलाया, तो बेसिकली हमारा console log वाला फंक्शन चल गया और उसमें क्या पास हुआ, टेस्ट, जो कि मैंने खुद यहाँ पे सप्लाई किया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग ये भी कर सकते थे कि हम एक वेरिएबल बना दें माई डेटा, और इस वेरिएबल में हमने पास कर दिया ID 2 या 1 कुछ भी है, और नेम हेलो। तो मैंने ये क्या बनाया, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है ये, सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना मेरा जो फंक्शन था नेम नाम का, इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ माई डेटा। अब की बार मैं उसे डायरेक्टली वो चीज सप्लाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि अब क्या दे रहा हूं, वेरिएबल का नाम, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या सेव किया हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको शुरू की क्लास का एक बात याद हो, तो मैंने एक चीज कही थी कि वेरिएबल कुछ नहीं होता। जहां पे सिंपल आप वेरिएबल लिखते हैं, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसकी जगह क्या लिख देता है, जो उस वेरिएबल में डेटा सेव हुआ होता है। आपको दिख रहा है कि इधर माई डेटा लिखा हुआ है, लेकिन बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो इस माई डेटा के अंदर सेव हुआ है। ये बात समझ आ रही है? मतलब कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर 2 सेव हुआ है, सिर्फ नंबर 2, तो जहां जहां आप वो num1 फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम है num1, तो जहां जहां आप num1 लिखेंगे आपको वो num1 दिख रहा होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट बेसिकली वहां क्या लिख रहा है, 2। मतलब वो रिप्लेस करता है, वो वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करता है, बस वो आपको नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब वो अपना फंक्शन चलाता है, जावास्क्रिप्ट जब चलती है, तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब जब हमने इसको ऑब्जेक्ट पास किया, तो हमारे पास console log क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज आपने नोट की, जब मैं ये बना रहा था ये, तो मैंने जो इसकी ये की है, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम, इसको हम प्रॉपर्टी का नाम कहते थे और इसको क्या कहते थे, वैल्यू। तो प्रॉपर्टी का नाम है, इसको मैंने किस में रखा हुआ है, स्ट्रिंग में रखा हुआ है। क्या ऐसा ही था? जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे क्या ऐसा ही था? ऐसा नहीं था। हम बल्कि क्या करते थे, इसको स्ट्रिंग नहीं देते थे, हम ऐसे पास करते थे। लेकिन आपने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी बन गया और ऐसे भी बन गया। बेसिकली आप जो अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो उसको हम वर्जन 6 कहते हैं, इसको हम कहते हैं ES6, ECMAScript 6। अगर आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी जो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसका वर्जन क्या है, ES6। बेसिकली ये वाला जो सिंटैक्स है, ये वाला, ये सिंटैक्स जो है, ये जेसन सिंटैक्स कहलाता है। ये हम जेसन बाद में पढ़ेंगे कि जेसन क्या होता है, सही है। लेकिन अगर आप जेसन देखेंगे तो जेसन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। आप देखेंगे इसके जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर है, कोटेशन मार्क्स के अंदर है। और जो आपका पाइथन है, पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका एग्जैक्ट यही है। अगर आप सेम ये चीज पाइथन में लिखेंगे तो ये पाइथन चलाएगा, क्योंकि पाइथन में एक वैलिड चीज है कि आप एक वेरिएबल बना रहे हैं माई डेटा का, और उसमें क्या सेव करवा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट। लेकिन पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इस पे पाइथन एरर मार देगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट की मजे की चीज है कि जावास्क्रिप्ट दोनों तरीके एक्सेप्ट करता है। आप इस पे कोटेशन लगाएं या कोटेशन ना लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक चीज करके देखिएगा, अगर आप कोटेशन मार्क्स लगाते हैं और प्रॉपर्टी का नाम आप लिखते हैं क्या, name2, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही काम करते, इसको हटा के, तो आपको ये क्या देता, अनएक्सपेक्टेड नंबर, क्योंकि ये एक लीगल वेरिएबल का नाम नहीं है। जब हम वेरिएबल के नाम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम वेरिएबल के नाम के अंदर क्या नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। और मैंने जब ऑब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, ये जो प्रॉपर्टी का नाम होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, जो कि बेसिकली किसके अंदर सेव हुआ हुआ है, पैरेंथेसिस के अंदर सेव हुआ हुआ है। अब जब जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट की तैयारी की थी, थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस किया था, उनको बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सही है। क्योंकि उनको बेसिक वो चीज़ें पता है कि प्रॉपर्टी का एक नाम क्या है, की वैल्यू क्या है, सही है, इसको कैसे एक्सेस किया जाता था,
अब वो जो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, अभी उनका दिमाग ये प्रोसेस करने में लग गया है कि ऑब्जेक्ट था क्या, सही है, और ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी जो पढ़ी गई थी। तो अभी उनका दिमाग वो ना बैक पुराने एपिसोड पे चला गया। तो अब वो बेचारे अभी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि इधर क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, होता है हर क्लास में ना, एक बच्चों की ना एक क्लासेस होती हैं। एक बच्चा जो होता है, जो डेढ़ होशियार होता है, वो पहले से ही ना पढ़ के आ चुका होता है कि भाई ये क्या पढ़ाने वाले हैं, सही, वो ताकि वो एडवांटेज में रहता है। उसको पहले से पता होता है यहाँ फंक्शन होता है, पता है, उसको पता होता है यहाँ ये इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, यहाँ पता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आइडिया लेकर आता है। फिर वो क्लास में बैठ के बस देखता है कि कोई नई चीज़ तो नहीं आ रही जो कि शायद उस वीडियो में ना हो, जो उस वीडियो में पढ़ाई गई थी, या वो प्रैक्टिस उसकी हो जाती है एक डबलिंग ना। तो वो थोड़ा डेढ़ होशियार बच्चा होता है, फिर वो आगे चल के भी थोड़ा सा आगे निकलता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक एवरेज बच्चा, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो पढ़ता है, घर जाता है, 10 मिनट 5 मिनट के लिए उसको दोबारा कंप्यूटर पे टाइप करता है और बस ये चेक करता है कि भाई चला था, मतलब जो चीज़ पढ़ाई गई थी वो चली, हाँ चली, बेहतरीन हो गया, छोड़ दिया। फिर अगले हफ्ते चले गए, फिर जो पढ़ाया फिर घर जाके 5 मिनट चेक कर लिया कि भाई चला, हाँ चला, फिर छोड़ दिया। ये होता है एवरेज। ये भी अपना ना काम थोड़ा निकाल ही लेता है, सही है, क्योंकि ये इसको थोड़ा, जब आप खुद हाथ से चीज़ टाइप करोगे ना, या आप हाथ से कोई चीज़ लिखोगे, वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है। फिर वो आप जब उसको दोबारा करोगे तो आपके दिमाग में रिकॉल होता है कि ये काम कैसे करना था, सही, क्योंकि जब आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना, तो जो आप चीज़ देखते हो उसका सिर्फ 40% रिटेन करते हो। यानी कि आप जो चीज़ देख रहे हो वो सिर्फ आपको 40% याद रहती है, 50 भी नहीं, आधा भी नहीं। तो 40% इंफॉर्मेशन के साथ आप एक काम दोबारा नहीं कर सकते, ये गारंटी है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को टाइप करते हो, यानी कि अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, तो आप बेसिकली अपने दिमाग की अब बहुत ज़्यादा जो पुर्जे हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे? एक तो आप अपनी मेमोरी को कह रहे हो कि मुझे वो दोबारा दिखाओ जो तो हमने अभी अभी पढ़ा। उसके बाद वो आपका एक जो मोटरी सेंसेशंस होती हैं, यानी कि जो आपके हाथ पैर वगैरह, जो आपका एक हिस्सा है दिमाग का जो यहाँ पे होता है, वो आपको कंट्रोल करता है। अब आप उनको कमांड कर रहे हो उस मेमोरी के तहत कि भाई ये जो चीज़ मैंने मेरे मेमोरी में है इसको दोबारा से लिखो या दोबारा से टाइप करो। तो अब आपका जो ब्रेन है, जो जब इस साइकिल से गुजरता है, तो आपका जो वो 40% था वो बढ़ के 60 to 65% पे पहुंच जाता है। अब ये भी 65% है, मतलब 35% इंफॉर्मेशन खोने का चांस यहाँ भी है, लेकिन वो 50 से अबव है। तो हम बाय चांस यानी कि बाय प्रोबेबिलिटी या बाय स्टैटिस्टिक्स ये कह सकते हैं कि इस बंदे का चांस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 40%, यानी 50-50 आधा आधा। आप अभी आप पक्का नहीं हो कि भाई ये कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगा। 40% का मतलब है कि आपके पास 50% चांस भी नहीं है, मतलब आप श्योर हो कि ये बंदा नहीं कर पाएगा। और आप 60% हो तो अब आप 50-50 से ऊपर हो कि ये कर लेगा। सही, हो सकता है उसको कोई मसला आ जाए, 40% में कोई उसका इश्यू हो जाए, वो ना कर पाए, लेकिन मेजर चांस है, मतलब आप उस पर बैट कर सकते हो कि भाई ये बंदा कर लेगा। तो इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि करें। तो जो एक बच्चा जो आखिरी क्लास वाले होते हैं वो आते हैं, देखते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर पूरा हफ्ता पता नहीं क्या करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये वाले जो होते हैं, ये बेचारे जब कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद बोलते हैं ये क्या हुआ, हो भी गया? हाँ जी हो गया। वो प्रोजेक्ट दिया कि भाई ये बना दो, तो जब उनके सामने वो कोड खुलता है तो कोड देखते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या हुआ। फिर जब कोड टाइप करना शुरू करते हैं, एक लफ्ज़ लिखते हैं, वो पीछे से कुछ और हो जाता है, तो बोलते हैं ये क्या हुआ। तो फिर वो बेचारे जो है ना ज़िंदगी से बड़े परेशान होते हैं, फिर वो उनको अंदर थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, हमेशा जो काम करने जाता हूँ वही उल्टा पड़ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि शुरू में उसने खुद कुछ नहीं किया, अब लेकिन वो खुद को ही गलत कह रहा है। फिर पहला होता है कि बंदा खुद को गलत कहता है, फिर आपका दिमाग जो है ना वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि आप अपनी गलती कभी भी कबूल नहीं करते। सही है, ये नेचुरल है। आपका दिमाग इतना ज़बरदस्त काम करता है कि आप अपनी गलती नहीं मानोगे, वो आपको मानने नहीं देगा, आपको ना ऐसी ऐसी लॉजिक्स देगा, बोलेगा टीचर पागल था। सही है, वो पढ़ाने पता नहीं क्या पढ़ाता था, वो उसको लगता था कि हम ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे बैठे हैं, अंग्रेजी बोलता था, हाँ मेरी गलती तो है ही नहीं, उसने पता नहीं क्या बोला था। तो आपका ब्रेन आपको बिलीव करवा देगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी। सही है, फिर बोलोगे कि भाई फिर टीचर से आगे फिर आप इंस्टीट्यूट पे आ जाओगे, भाई इंस्टीट्यूट ही ऐसा ही था, इंस्टीट्यूट ही बकवास था, एवं ही था। सही है, हमें एवं ही टाइम पास करा दिया, ये कर दिया वो कर दिया।
तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई मुझे आके बोलता है ना कि ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लास में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बोलता हूँ कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप बड़े अच्छी चीज़ है ये साइकोलॉजी कभी पढ़िएगा, कोई भी ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी इसको कहा जाता है, आप इसको कभी पढ़िएगा, कोई किताब कोई भी उठाइएगा तो आपको उसमें ये चीज़ें सारी बताई जाती हैं कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अब हालांकि ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैंने एक दफ़ा ऐसे ही शौक में पढ़ ली थी, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं अगर वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। ख़ासतौर पे टीचर्स को पढ़ना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि जो उनके सामने एक बच्चा बैठा है वो एक तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। सही है, तो ये आपको ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी सिखाती है कि क्योंकि वो बड़ी रिसर्च होती है जो पिछले वो 100-200 सालों से लोग साइंटिस्ट करते आ रहे हैं, और उसके ऊपर थ्योरीज हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग है, आपको पता है बाहर जो आपका बिलबोर्ड होता है वो एक हफ्ते के 4-4, 5-5 लाख रुपए देते हैं, 4-5 लाख रुपए एक बिलबोर्ड के। अब आप जब उसको देखोगे बोलोगे पागल हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर लगाया हुआ है, मैं इसको देख के तो मैं तो नहीं खरीद रहा, ऊपर लगा हुआ है 10 रुपए का ब्राइट, अब जाके आप वो देख के थोड़ी बोलोगे यार ये बोर्ड लगा हुआ है मैं जाके 10 रुपए का ब्राइट ही खरीदूंगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि कंपनीज आपको अपना नाम बार बार दिखाते हैं। आप घर जाते हैं आपको टीवी पे ब्राइट दिखेगा, आप मोबाइल खोलते हैं आपको फेसबुक पे ब्राइट दिखेगा, आप बाहर जाते हैं आपको बिलबोर्ड पे ब्राइट दिखेगा। फिर जब आप दुकान पे जाके ब्राइट को देखोगे ना तो आपको ना अपना अपना सा फील होगा कि यार इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मुझे पता है, तो आप बोलोगे यार ये वाला दे दो। सही, वो बोलेगा कि मैं तुम्हें एक्सप्रेस पावर दे देता हूँ, तुम बोलेगे पता नहीं कौन है, पता नहीं कैसा होगा। हालांकि क्वालिटी आपने चेक नहीं की, बिलबोर्ड ने आपको क्वालिटी का कुछ नहीं बताया, बस उसने आपको क्या बताया कि ये चीज पहचानी है, जानी पहचानी है। इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और मजे की बात है ये चीज कुत्तों से सीखी गई थी। सही है, तो अगर आप ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि जो ह्यूमंस हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी जो ऑर्गन्स हैं वो एनिमल से मिलते हैं, बस हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। बाकी हमारे सारे ऑर्गन सेम है, हालांकि हमारे ब्रेन के काफ़ी कंपार्टमेंट्स भी एनिमल से मिलते हैं, बस हमारा जो फ्रंटल लोब है वो बड़ा है सबसे सारे मैमल से, जिसकी वजह से हमारे पास सेंटिमेंट्स हैं, हमारे सोचने की ताकत ज़्यादा तेज़ है। बाकी हमारे जो पुर्जे हैं वो सारे सेम है, जो हमारी सेंसेस को कन्वर्ट करते हैं हमारी मेमोरीज में। सही है, तो ये चीज़ जो है बेसिकली जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके अंदर मसला क्या है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो क्यों नहीं आ रही, सही है, आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, बस थोड़ा सा ना पढ़ने की ज़रूरत है। इसकी आदत डाल लें, रोज़ कोई भी यहाँ 1 महीने में एक बार 1-2 पेजेस किसी भी बुक के पढ़ लें। फाइनेंशियल हेल्प की जो बुक्स होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, वो बड़ी अच्छी होती हैं। एक बहुत अच्छी बुक है रिच डैड पुअर डैड, सही है, वो एक पढ़ लें। 0 to 1 है पीटर थियल की, वो बहुत अच्छी बुक है, वो आप एक दफ़ा पढ़ लें। तो बेसिकली वो आपका ना माइंडसेट बदलता है, आप दुनिया को फिर अलग तरीके से देखते हो, आपको पता लगता है कि सोचना कैसे और कितना सोचना है। सही है, हमारा मसला ये है कि आप लोग बहुत छोटा सोचते हो, ये मेरे साथ भी था, ऐसी बात नहीं है। मैं जब एनईडी यूनिवर्सिटी में गया था तो मेरा ख्वाब ये था कि मेरा नेस्पाक जैसी कंपनी, जो कि अगर आपको पता हो तो एक बहुत बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी है, तो मेरा ख्वाब था कि मेरा नेस्पाक में ना मैं इंजीनियर लग जाऊँ, मेरी 60-70 हज़ार रुपये की तनख्वाह होगी, मज़े ही मज़े होंगे, क्या बात है, नेस्पाक में बंदा जा रहा है, सारे ख़ानदान वाले बोलेंगे क्या बात है, बंदा कहाँ पहुँच गया, एनईडी का इंजीनियर। उस वक्त ये था। उसके बाद जब फिर लेकिन किस्मती तौर पे मैं चाइना गया तो वहाँ पे लोगों को देखा तो वहाँ पे तो कोई नेस्पाक में काम नहीं कर रहा था, सारे बिजनेस कर रहे थे। तो पता लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। सही है, जितनी मेरी सोच थी वो तो बहुत छोटी थी। वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला जो कि अच्छे खासे उसके नानजिंग में अपार्टमेंट्स थे, और नानजिंग बहुत महंगा शहर है क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत महंगा शहर है चाइना के लिहाज से भी। तो उस बंदे के उधर 4 अपार्टमेंट्स थे बड़े। तो मैंने उससे पूछा यार तुम करते क्या हो, 60,000 रुपये नेस्पाक से तो मैं तो कभी नहीं खरीद पाऊँ, कराची में नहीं अपार्टमेंट खरीदा हूँ, नानजिंग तो छोड़ ही दो। वो बंदा था कोरिया का, सियोल का रहने वाला था, वो नानजिंग में प्रॉपर्टी ओन कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि ना तुम दूसरी ज़बानें सीखो। कहते हैं मेरे पास कोई तुम्हारी तरह टेक्निकल स्किल नहीं है, ना मुझे प्रोग्रामिंग आती है, ना मैं सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ, मुझे सिर्फ दूसरों की ज़बानें आती हैं। मुझे कोरियन भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे चाइनीज़ भी आती है, मुझे जापानीज़ भी आती है। तो मैं सिंपली क्या करवाता हूँ, मैं कंपनीज़ की डील्स ब्रोकर करवाता हूँ।
कंपनीज की आपस में डील करवाता हूँ, जापान का चाइना में, चाइना का कोरिया में, तो बीच में से मेरा एक शेयर जाता है। तो अब आप उसके सोचने का तरीका देखें कि वो कहाँ सोच रहा है। आप यहाँ पे बैठ के आपने कभी सोचा होगा कि ये भी काम हो सकता है कि आप बैठ के दूसरे की जबान सीखें फिर उसका कंपनी की डील्स करवाएं? सही है। तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप थोड़ा बहुत रीडिंग करते हैं, सही है, ये फेसबुक पे जो रील्स वगैरह आती हैं, ऊट पटांग हरकतें लोग करते हैं, देखने में बड़ा मजा आता है। सही, वाकई बड़ा मजा आता है। बंदा यूं स्क्रॉल करता रहता है, अभी घड़ी पे देखता है 10 मिनट गुजरे, फिर नीचे देखता है फिर 1.5 घंटा गुजर गया, फिर देखता रहता है फिर 2.5 घंटे गुजर गए, फिर सुबह हो गई, पूरी रात गुजर गई। तो इसमें मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में केमिकल रिलीज करता है। अगेन ये जब आप ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप सेरोटोनिन एक केमिकल है, वो आपके रिलीज होता है। अब वो वैसा ही है जिस तरीके से आप नशा करते हो, तो बेसिकली आप उससे एडिक्टेड हो। जिस तरीके से एक नशा ही है वो एडिक्टेड है, उसको वो चीज़ चाहिए, उसको बड़ा मजा आता है, अब वो उसको छोड़ नहीं सकता। सही, इसी तरीके से ये हम में भी है, इवन छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे चाय मेरे सामने पड़ी हुई है, तो अब हम चाय के भी एडिक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम जब वो पीते हैं तो हमारे दिमाग में वो केमिकल रिलीज होता है सेरोटोनिन, जिससे हमें बड़ा मजा आता है, हमें फील होता है, हम फ्रेश फील कर रहे हैं। हालांकि कोई फ्रेश फील नहीं करता, ये उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह, लेकिन हमें फील होता है। वो क्यों फील होता है? क्योंकि दिमाग में एक सिंपल सा केमिकल आता है। तो जब आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत फील का भी पता लगेगा। इसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मुश्किल है और पढ़ने में तकलीफ भी होती है, बाकायदा फिजिकल पेन होता है। अगेन आप साइकोलॉजी पढ़ें, आपको पता लगेगा फिजिकल पेन होता है। तो ये स्टडी है कि जब आप कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो तो आपको सुई चुभने जितना फिजिकल पेन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको आगे का सोचना होता है कि अगर मैं ये सीख गया तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है। जब आप ये चीज़ अपने सामने रखोगे फिर आप थोड़ी बहुत मेहनत करने की कोशिश करोगे। अगर आप कोई चीज़ सामने नहीं रखोगे तो आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसका थोड़ा ख्याल रखें। अभी भी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शंस, अलर्ट्स, कंसोल लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस चीज़ को थोड़ा बहुत आप दोबारा रिवाइज करें। ठीक है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर देर हो गई, एक दफ़ा आप आगे निकल गए, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको फिर हम बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स की तरफ चले जाएंगे। फिर अगर आपके एडवांस टॉपिक्स में हम गए और आपके बेसिक्स पूरे नहीं हुए, कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं है तो हवा में तो खड़ी कर नहीं सकते आप उसको। बात समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा ताकि आपको ये मसले हल हो। अच्छा, हम किताब पे वापस आते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली और कौन कौन सी चीज़ें छूट गई हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो हमने देखे थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और पांचवा कौन सा था? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या था? परसेंटेज का साइन था, जो कि मैंने बताया था ये वाला। सही है, और इसका मैंने मतलब बताया था कि अगर मैं लिख रहा हूं 2 मॉड्यूलस 2 तो इसका आंसर 0 क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर कोई नहीं बचा। सही है, अब जो बच्चे चीटिंग करके पास हुए हैं तो उनको बताते चले कि ये वाली जो डिवीजन होती थी, सही है, ऐसे करके यूं बनाते थे, तो जब आप उसको काटते 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 आखिर तक पहुंचते तो जो आखिरी नंबर बचता था, वो आखिरी नंबर को क्या कहा जाता है? रिमाइंडर कहा जाता है। आखिरी नंबर कब बचे? जब आप डॉट ना लगाओ, डेसिमल का डॉट ना लगाओ, उसके बगैर जो चीज बचती है उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अगर आपने डॉट लगा दिया मतलब आपने रिमाइंडर खत्म कर दिया। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से, और इसका मैंने एक यूज बताया था, ये क्यों यूज होता है? सिंपल एक मेथड होता है कि इवन या ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर इसका आंसर 2 से मॉड्यूलस होके 0 आया तो मतलब ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अगर ये 2 से मॉड्यूलस होके इसका आंसर कोई भी नंबर आया, मतलब ग्रेटर देन 0 आया, तो आपके पास ये जो नंबर है ये क्या है? ऑड नंबर है। ये सिंपल हमारे पास एक टेक्निक होती है जिससे हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में फर्क महसूस कर लेते हैं। तो ये जो सारे पेजेस हैं इसमें यही बकवास हुई भी है। ये वेरिएबल नेम्स में हम थोड़ा ऊपर ही आ गए। फेमिलियर ऑपरेशंस आपको पता है, मॉड्यूलस आपको पता है, अनफेमिलियर ऑपरेशंस, अनफेमिलियर ऑपरेशंस। अच्छा, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 17, लेकिन ये गलत हो गया, इसको फिर से करते हैं। 3 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर -7 कैसे है? मुझे कोई समझाएगा? कौन सा रूल? बोर्डमास रूल। कितनों को पता है बोर्डमास क्या होता है? अच्छा,
सही है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स के जो सिंपल आपके अलजेब्रा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रूल होते हैं। एक को हम कहते हैं पेमदास और एक को हम कहते हैं बोर्डमास। अगर आप बोर्डमास ज़्यादा पॉपुलर है, अगर आप बोर्डमास रूल को देखें तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको शॉर्ट में डी मैथ्स भी कहा जाता है। सही है, क्योंकि बोर्ड मास में जो बी है वो बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट्स। और ये दिमाग में आपके होना चाहिए, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले क्या सॉल्व करती है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करती है। तो इन शॉर्ट मैथमेटिकल के फंक्शन को भी क्या कहा जाता है, डी मैथ्स। डी मैथ्स का क्या मतलब है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली ये क्या बकवास हो रही है, ये बकवास ये हो रही है कि अगर आपके पास 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, अगर चारों ऑपरेशंस या चारों में से कोई भी ऑपरेशंस एक साथ इस्तेमाल हुए हुए हों तो पहले क्या लगाना है। सही है, तो इसका सीक्वेंस जो है ये किससे निकलता है, डी मैथ्स के रूल से, कि पहले डिवीजन लगानी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लगानी है, उसके बाद आपका एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब ये ज़रूरी क्यों है, अगर आप इधर देखें तो इसने ना एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, ये वाली। अगर आप इसको देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते, जो सिंपल एक हमारा रूल है कि लेफ्ट टू राइट सिस्टम चलता है, तो 1 + 3 क्या होगा, 4, 4 4 क्या होगा, 16। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या बनता है, 13। सही है, पूरे का पूरा आंसर में ही डिफरेंस है। और उसकी वजह क्या है कि इस पे क्या चीज अप्लाई हो रही है, डी मैथ्स रूल अप्लाई हो रहा है कि पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12, 12 + 1 13। सही है, 5वीं जमात में आई थिंक ये बोर्ड मास रूल पढ़ाया जाता है। अगर आप 5वीं जमात में आपने थोड़ा सा टाइम दिया होता तो आपको पता होता। शायद मैंने पहले आपको बताया कि मैं इंटरमीडिएट का टीचर रह चुका हूँ मैथमेटिक्स का, तो फॉर फिजिक्स का, दो चीज़ों में। तो थोड़ा बहुत आपको ये मैं तंग करूँगा, मुझे मज़ा आता है कि मैथमेटिक्स मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और फिज़िक्स भी ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपकी फिज़िक्स अल्टीमेटली अच्छी ही होगी। क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, सीधी बात है, क्योंकि हर चीज़, हर बंदे का ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और एक वीक पॉइंट होता है। केमिस्ट्री मेरी बहुत बड़ी वीक पॉइंट थी। मैं इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री का पेपर देकर आया था, मेरे पसीने वसीने निकल गए थे। मैंने कहा इतना खतरनाक पेपर, अल्लाह माफ़ करे। एक मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के आ गया था, बिल्कुल ही मैंने किया ही नहीं था, अटैम्प्ट ही नहीं किया था। तो मैं बस में आके बैठा तो दूसरे भी लड़के बैठे थे, तो मैंने एक बराबर वाले से पूछ लिया कि यार केमिस्ट्री का कितना मुश्किल पेपर आया था। वो बोलो यार बड़ा आसान था। मैं कहा यार ये क्या हो गया, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगा। फिर मैंने दूसरे वाले से पूछा तुम्हारा कैसा, वो कह रहा है फुल सही। अब वो आदमजी साइंस के बच्चे थे, तो हम डिप्रेस हो गए। हमने कहा यार ये क्या हो गया। तो हमारे 100 में से कोई, मुझे याद है कोई 66 आए थे, मतलब 15 नंबर तो आप उसके लगा लो प्रैक्टिकल के, 15 आउट ऑफ 15 तो उठा लिए थे, क्योंकि आदमजी वाले होते थे वो आपको 15-15 दे देते थे। तो उसके बावजूद भी आप सोच लेंगे मेरे 66 थे, तो मैंने क्या किया था एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप फिज़िक्स को देख लें तो मेरे 85 में से 79 थे, और मैथमेटिक्स को देख लें तो 100 में से आई थिंक 96 थे। तो कुछ चीज़ों में आप स्ट्रांग होते हैं, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा वीक होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए ना, तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, फिर आपको समझ आएगी कि आप किस जगह पे ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत सारी साइड्स हैं। आपके पास डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फ्रंट एंड, बैक एंड, APIs, डेटाबेस मैनेजमेंट। अब एक अपवर्क का मुझे एक बंदा मिला, वो सिंपली क्या करता है, ETL पाइपलाइन, एक डेटाबेस से डेटा उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको इन्फॉर्मेशन बनाता है और एक दूसरे डेटाबेस में सेव करा देता है। इसको हम कहते हैं ETL पाइपलाइन। अपवर्क पे सिर्फ ETL का पाइपलाइन का काम करता है, और वो मुझे बता रहा था कि मेरे अल्लाह का शुक्र है 2.5 से 3 लाख रुपए महीने के बन रहे हैं। तो मैंने कहा यार तुम सही जा रहे हो, क्योंकि मेरे वाला जो काम है, मैं कभी फ्रंट एंड का काम कर रहा होता हूँ, कभी बैक एंड का काम कर रहा होता हूँ, कभी डेटाबेस का काम आ रहा होता है, कभी AI का काम आ रहा होता है, कभी APIs का काम आ रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है ना, अभी आप डैशबोर्ड बना रहे थे, अभी आप AI का मॉडल बना रहे हो, तो बिल्कुल ही दिमाग की ना ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मैंने कहा यार तुम्हारा सही है, उसने एक ही चीज़ पकड़ी हुई है ETL, अब वो उसी को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसमें से अच्छा खासा कमा रहा है। तो हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, आपको भी ढूंढना है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। और ढूंढने के लिए क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ आप
ट्राई आउट करें, हर चीज़ में आप जाने की कोशिश करें। हो सकता है आपको खुद को ना पता हो कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, और नॉर्मली ऐसा ही होता है, हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारी स्पेशलिटी क्या है जब तक वो चीज़ हम करें ना। आपको जो चीज़ अचानक से आसान लगने लगे ना, समझ जाएंगे आपको ये चीज़ अच्छी आती है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको अच्छी आसान लग रही है दूसरे को भी आसान ही लगे। हो सकता है आप बोल रहे हो कि पागल हो गया, इतना आसान तो है, तो अगले बंदे को हो सकता है बड़ा मुश्किल लग रहा, क्योंकि वो उसके लिए आसान नहीं है। तो खैर, तो ये डीमैथ्स का रूल तो आप सब जानते हैं। अब ये इसने देखें यहाँ पे थोड़ी सी आपको तंग करने की कोशिश की है, आपको बड़े मुश्किल किस्म की चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये अगेन मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है। तो आपको अगर डीमैथ्स का रूल आता है तो आप समझ जाएं कि इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग में मेरी एक आदत है कि मैं इस पर ना रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आप जब कोड कर रहे होते हो ना तो आपका दिमाग पहले ही बड़ा आउट हुआ होता है, ये लॉजिक बनाओ वो लॉजिक बनाओ, तो इस पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये करो कि दो अगर वैल्यूज़ को आपको प्लस पहले करवाना है तो उसको किस में क्लोज कर दो, उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई करा दो जिस भी चीज़ से आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने डेलिबरेटली पहले उसको क्या करवा दिया है, एडिशन। हालांकि डीमैथ्स रूल के मुताबिक पहले क्या होनी चाहिए थी, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं नॉर्मली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। इससे क्या होता है कि पक्का हो जाता है मुझे कि पहले यही होगा। मैं किसी रूल पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो दिमाग ख़राब होता है, कौन उसको याद रखे कि पहले एडिशन होगी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास एक ये वाला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, कॉन्कैटिनेशन। अगर आपको याद है कि दो स्ट्रिंग्स को जब आप बीच में प्लस करते हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है 5 और एक साथ स्ट्रिंग में लिखा हुआ है 2 और बीच में लिखा हुआ है प्लस, तो आंसर क्या आएगा, 52। 7 नहीं आएगा, 52 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को जब आप प्लस करवाते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, अच्छा यहाँ पे लिखूंगा तो वो जवाब भी बता देगा। अगर हम ये करते हैं 5 और ये करते हैं 2 तो आंसर क्या आएगा, और कोई मतलब कि उनके मुताबिक 7 है, 52। अच्छा, ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दो, सही है, नंबर है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ये इसको 5 को नंबर कर देगा, तो ये 5 नंबर हो जाएगा, तो नंबर 5 + 2 तो 7 ही होता है, तो आप आंसर 7 आएगा। ठीक है, और कोई है, 52, सही है। मतलब लॉजिक सेम है आप दोनों की। मतलब आप वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग को नंबर बना देगा, आप कह रहे हैं वो नंबर को स्ट्रिंग बना देगा। वो वही है ना कि मैंने 5 लिखा हुआ है ना, तो वो चेक करेगा तो उसको 5 मिलेगा जो कि एक नंबर है, तो वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा ही है ना, और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता इधर। यही हो सकता है कि यहाँ तो वो इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करे, तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 2, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बोले नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मैंने 2 को किस में कन्वर्ट कर देना है, स्ट्रिंग में, और आपका आंसर क्या आ जाए, 52। यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर हम इसको पकड़ते हैं तो नीचे आंसर क्या आया, 52। जब हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्लस एक ख़ास तौर पे एक ऐसा आपका ऑपरेटर है जिसमें वो कॉन्कैटिनेशन को ज़्यादा तरजीह देता है। सही है, उसके अलावा जितने और हैं, यानी कि इसका मतलब है अगर हम इधर माइनस लिखेंगे तो आंसर क्या देगा, वो 3। प्लस के अलावा जितने भी ऑपरेटर आप लगाएंगे तो वो इनकी वाली बात मानेगा, कि वो देखेगा कि भाई जो स्ट्रिंग है वो नंबर तो नहीं है, अगर वो नंबर है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा और आपको आंसर दे देगा, वरना वो दे देता है NaN, नॉट अ नंबर। अगर प्लस है तो वो किसको तरजीह देता है, वो तरजीह देता है कॉन्कैटिनेशन को, यानी कि वो दूसरे वाले नंबर को भी क्या बना देगा, स्ट्रिंग, और दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कर देगा, मिला देगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ऐसा ये जो है ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपकी जावास्क्रिप्ट के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सवाल बहुत पूछा जाता है और आपको अलग अलग तरीके से फंसाया जाएगा।
जैसे कि वो आपको पता है, उनको पता है कि आप सिंगल वैल्यूज आपने की हुई हैं, वो आपको कुछ ये वाली हरकत करवाएंगे, वो बोलेंगे भाई इसका जवाब बताओ। सही है, कुछ जगहों पे वो बोलेंगे आपको कि इसका जवाब बताओ। सही है, इस तरीके से थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये वाला काम है कि इसको हम कहते हैं खेलना, लैंग्वेज के साथ खेलना। आपको पता चलता है, खेलने से आपको पता लगता है कि कब क्या बिहेव करेगा। सही है, तो ये आपका काम है, आपको इसके साथ थोड़ा खेलना चाहिए। कॉन्कैटिनेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, बार बार हमने काम किया हुआ इससे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉम्प्ट्स। सही है, प्रॉम्प्ट्स बड़ा इजी था। जब आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं कहीं भी तो आपको प्रॉम्प्ट्स में एक चीज़ पास करनी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, और आप कहते हैं कि जो यूज़र जवाब दे वो एक वेरिएबल में सेव हो जाए। तो आप ये वाला काम करते हैं। अब जब हम क्लिक करेंगे तो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, मैं कहता हूँ अखलाक, तो ये इस वेरिएबल में मेरा नाम सेव हो चुका है, तो मैंने किया तो अखलाक। प्रॉम्प्ट की एक बात याद रखिएगा, अच्छा ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट्स नहीं है। सही, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये प्रॉम्प्ट है, इसमें एस नहीं है। तो प्रॉम्प्ट की एक बात याद रखिएगा, आप इसको जो भी वैल्यू देते हैं ये इसको किस में सेव रखता है, स्ट्रिंग्स में। सही है, आप अगर दें इसको टेल मी योर नंबर, तो मैंने इसको कहा 55, जो कि मैंने एक नंबर सप्लाई किया है, मैंने कहा एंटर, लेकिन इसने एक सेव किस में किया, स्ट्रिंग में। ये बात याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉम्प्ट जो है वो हमेशा आंसर किस में सेव करता है, स्ट्रिंग में। अगेन ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। इस तरह के पागलपनों वाले सवाल बहुत पूछते हैं, पता नहीं क्यों, उनको मजा आता है। सही है, इफ स्टेटमेंट से पहले एक टॉपिक आपका रहता है, गालिबन हम थोड़ा सा जज्बाती होकर नीचे आ गए शायद। एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी एंड फेमिलियर मैथ ऑपरेशंस के बाद है फेमिलियर ऑपरेशंस। ये कहाँ गया? सही है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता नहीं होगा, वो कंडीशंस का पता नहीं चलेगा। अब ये देखें, मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने इफ स्टेटमेंट पहले बताया हुआ है, उसके बाद क्या बताया हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हालांकि इसका ऑपोजिट होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि जब आप ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आपको नहीं पता तो आप इस स्टेटमेंट्स कर ही नहीं सकते। सही है, तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब एक आपके थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद हमारे एक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कि कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास चीजें हैं। अब कंपेयर करने के लिए हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं, सबसे आसान, सबसे इजी, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 5 बराबर है किसके, 5 के, बल्कि मैं किससे पूछ रहा हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो वो मुझे क्या बोल दे रही है, ट्रू। ट्रू क्या है, कौन सी डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप है। तो कंडीशन की हमेशा आउटपुट क्या होता है, बूलियन होता है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, जो भी कंडीशन होगी उसका आउटपुट क्या आएगा, बूलियन, या आइदर ट्रू और फॉल्स। अब ये इसको हम कहते हैं, जो हमारे पास सिंपल सा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का टॉपिक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, तो हमारे पास है इक्वल। सही है, अब एक चीज नोट कीजिएगा, जब आप वेरिएबल बनाते थे तो आप एक इक्वल टू करते थे। जब आप एक इक्वल टू करते हो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट। क्या कहते हैं, असाइनमेंट, यानी कि आप इस वेरिएबल के अंदर कोई चीज सेव करवाने वाले हो। जब आप करते हैं डबल इक्वल टू, तो अब आप कंपैरिजन करवा रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी, मैथमेटिक्स में एक ही होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, डबल। जब भी आपको डबल इक्वल टू नजर आए तो समझ जाइएगा कि ये कंपेयर करवा रहा है, असाइन नहीं करवा रहा, ये कंपेयर करवा रहा है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, बल्कि यहां लिखते हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इसका डेटा टाइप क्या है, 5 और नंबर।
तो ये हमारे पास इक्वल होगा या नहीं?